दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस वीडियो में। तो हमने आर्टिकल 20 को देख लिया है। अब आर्टिकल 21 को समझ लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है सबके जीवन के लिए। जो पढ़ा हो, जो लिखा हो, जो अनपढ़ हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार इसको कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें क्या है? पहला है इसमें तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही उपलब्ध है। ठीक है, तो अभी कुछ समझने की जरूरत है कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि की उचित प्रक्रिया है। ये दोनों में क्या अंतर है, इसको बेसिक है, समझ लीजिए। इसके बारे में यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है, पीसीएस भी पूछ सकता है। काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। तो पहला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको कहते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो मतलब है कि संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो क्या वो सही विधि से, सही जो प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया है उसके अनुसार बनाया गया है कि नहीं, इसकी जांच करता है। ये जापानी संविधान से लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें लिखा है किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठा जा सकता कि वह कानून उचित, नावाजिब अथवा अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो यह जापान से लिया गया, इस बात को याद रखिए। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस संसद सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। पहली बात, ये संसद की सर्वोच्चता को स्वीकारता है। ठीक है, दूसरी बात है संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, ये भी मानता है ये। और न्यायालय इसके औचित्य का जो है निर्धारण नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता है। इसमें जो कानून निर्माण प्रक्रिया है संसदीय नियमों द्वारा हुई है या नहीं, बस यही देखा जाता है। और इसके अंदर क्या है, इससे जो है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसके राइट का हनन कर रहा है, किसका शोषण कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये संसदीय प्रोसीजर को देखता है। जब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो कोई कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, जैसे मान लीजिए SC/ST एक्ट आया 1989 का, जिसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। ये जब कानून बनेगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बस ये देखा जाएगा, SC/ST एक्ट में 1989, इसमें ये देखा जाएगा कि क्या ये जो संसद द्वारा किस तरह से कानून बनाया जाता है। पहले प्रस्ताव पेश होता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर संशोधन होते हैं, फिर उसके बाद तब पास होता है, तो दूसरे सभा में जाता है, फिर वहाँ भी ऐसे ही होता है, फिर राष्ट्रपति को मुहर लगाता है। तो बस ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये प्रोसीजर देखेगा कि ये इस कानून का प्रोसीजर के द्वारा ये पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है, बनी है कि नहीं बनी है। तो अगर वो उस तरह से बनी है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अंदर क्या लिखा गया है, किसी के अधिकार का शोषण कर रहा है, किसी अधिकार का हनन कर रहा है, इससे मतलब न्यायपालिका को नहीं होता। तो ये बता रहा है कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वह कानून अनुचित है या अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो बस सिर्फ देखेगा कि प्रोसीजर जो है संसद द्वारा जब इसका निर्माण कर रहा था तो सही से पालन किया गया कि नहीं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बस यही है। अब विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, ये अमेरिका के से अवधारणा लिया गया है, अमेरिका की संविधान से लिया गया है। विधि की उचित प्रक्रिया, इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यूएसए की न्यायपालिका जो है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को जो नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध हो उसको ख़त्म कर देती है या उस कानून को इंड कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये तो नहीं देखा जाता कि किस तरह से बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसके अंदर का माल देखा जाता है, इसके अंदर का कि जो एक लाइन जो लिखा हुआ है वह जो है किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। न्यायपालिका इसके अंदर के एक लाइन को देखती है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो इस कानून को रद्द कर दिया जाता है यूएसए में। ठीक है, तो ये बात समझिए।
तो ये क्या लिखा है इसमें पढ़िए। लिखा है कि विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिका से की अवधारणा से लिया गया है। एक सिद्धांत है जो न केवल यह जांचता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को प्राण और दैविक स्वतंत्रता से तो वंचित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और उचित रूप से बनाया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखता है पहली बात कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कि नहीं। पहली बात ये देखेगा, प्लस अंदर पड़ेगा उसके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बस संसदीय जो कार्यवाही है उसके अनुसार ये बना है कि नहीं, यही देखा जाएगा। मगर विधि की उचित प्रक्रिया में ये तो देखा ही जाएगा संसद के जो कानून और निष्पक्ष या उचित तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। इसके अंदर के एक एक लाइन और एक एक प्रावधानों को पढ़ेगा। ठीक है, कि क्या ये किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, किसी को प्राण और दैविक स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं कर रहा है। अगर वंचित करता है तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मगर भारत में जो लिया गया है तो ये वाला लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। हमारे संविधान में ये लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, मगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो इंडिया में समझ लेते हैं इंडिया में क्या है। अभी वर्तमान में इंडिया में है कि हमको ये जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस विधि की उचित प्रक्रिया, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों का मिश्रण है हमारा। ठीक है, तो हमारी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसको न्यायपालिका ने समाहित किया है नेचुरल जस्टिस के लिए और पूर्ण न्याय के लिए, नेचुरल जस्टिस को बचाने के लिए और पूर्ण न्याय देने के लिए। ये ड्यू प्रोसेस लॉ को भी हमने अपने देश में ले लिया है। ठीक है, तो देश में क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। बट हमारी न्यायपालिका ने विधियों द्वारा बनाए गए कानून ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के को भी लागू करती है। ठीक है, और जो कानून मान लीजिए कानून बना, ठीक है, तो हमारी न्यायपालिका जो है कानून मान लीजिए बन गया SC/ST एक्ट बना, तो हमारी जो न्यायपालिका ये देखेगी कि क्या ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार बना है कि नहीं। हाँ, ये बना है तो ओके है। फिर इसके अंदर का एक एक प्रावधान को पढ़ेगी। ठीक है, एक एक प्रावधान को पढ़ेगी और प्रावधान को पढ़ने के बाद में अगर कोई प्रावधान किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो उस वाली लाइन को डिलीट कर दिया जाएगा। तो बस उस वाली लाइन को डिलीट करेगा जो उल्लंघन कर रहा है, पूरे कानून को रद्द नहीं करेगा। तो थोड़ा सा फर्क हमारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यही है कि पूरा कानून रद्द नहीं होगा, बस जितना सेक्शन प्रभावित कर रहा है किसी के फंडामेंटल राइट को उतना ही अलग होगा। तो दोनों बातें आपको बढ़िया समझ में आ गई होंगी। अब इससे आसानी से अब भाई भगवान ही समझा सकता है, तो आप समझ लीजिएगा, इसको काफ़ी आसानी से हमने बता दिया है। ठीक है, इसको कई बार पढ़ने पे अंतर दोनों में समझ में नहीं आता है। अगर एक दो बार पहली बार अभी बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो ये समझ में नहीं आता है। तो दोनों मैंने बता दिया। 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 कॉन्सेप्ट थे। एक तो आर्टिकल जो 14 में था कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये चारों के बारे में हमने अच्छे से बता दिया है। उन दोनों के बारे में जो पहला दोनों नाम लिया है उसको आर्टिकल 14 में बताया है और आर्टिकल 21 में अभी बता दिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और विधि की उचित प्रक्रिया है, और आसानी और सिंपल भाषा से बता दिया है। आप चाहें तो किसी तरीके से वो समझ सकते हैं। तो यही है। फिर इसके बाद में केस आए थे काफ़ी, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 से कई जो सुप्रीम कोर्ट में केस आए थे, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा निर्णय दिया था। तो सबसे पहले आया था AK गोपालन केस 1950 में। ठीक है, 1950 में आया था। तो उसमें जीवन के अधिकार को सीमित व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केवल जीवित रहने का अधिकार दिया था। तो यह दिया हुआ है पहला कि AK गोपालन केस 1950 में आया था। तो उसमें अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है, न ही मनमानी विधायी कार्रवाइयों के खिलाफ है। यहाँ उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को संकीर्ण व्याख्या की, तो बहुत कम व्याख्या किया और कहा कि जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने का जो अधिकार है बस जीने के अधिकार तक सीमित है। ठीक है, आप सम्मान से जी रहे हैं कि बिना खाए जी रहे हैं, बिना पिए जी रहे हैं, गंदे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब जीवन जी रहे हैं, यही जीवन जीने का अधिकार है।
तो ठीक है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो संरक्षण था उसमें मनमानी कार्यकारी कार्रवाइयों के खिलाफ उपलब्ध है। ठीक है, मनमानी कार्यकारी जो कार्रवाई है उसी के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाइयों की। तो जो कार्यवाही जो सरकार की जो है, जो सरकार मतलब है जो कार्यपालिका है, उसके द्वारा जो कार्रवाई है उसी के खिलाफ उपलब्ध है, जो या राज्य के खिलाफ ही बस उपलब्ध है आपका 21। ये मनमानी जो विधायी संसद है उसकी कार्यवाहियों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और दैहिक स्वतंत्रता में क्या बोला था कि केवल व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से संबंधित स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो बस जीवन जीने के अधिकार को अब मिलेगा आपको, कैसा जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, गरिमापूर्ण जीवन है, ये सब इसमें व्याख्या नहीं की गई थी AK गोपालन केस में। तो AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने संकीर्ण माइंडसेट से जीवन जीने के अधिकार को परिभाषित किया था। इस बात को याद रखिएगा, संकीर्ण जैसे लिखा जाता है, गलत लिख दिया हूँ मैं, ये है। ठीक है, तो अगला जो केस आया था इसमें, तो उसमें क्या हुआ कि मेनका गांधी केस आया 1978 में। तो उसमें जो विधि की उचित प्रक्रिया, इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया गया है, जो हम बताए थे आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके अंदर के प्रावधान को पढ़ा जाएगा। इसके अंदर के सारे प्रावधान के एक लाइन को पढ़ी जाएगी। तो ड्यू प्रोसेस लॉ मेनका केस 1978 में विधि की उचित प्रक्रिया पेश की सुप्रीम कोर्ट ने। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण न केवल मनमानी कार्यकारी कार्यवाहियों के खिलाफ है, बल्कि मनमानी विधायी कार्यवाहियों के खिलाफ भी उपलब्ध होगा। इसने AK गोपालन जो केस था, इसका जो पहला पॉइंट था, इसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, विधि की उचित प्रक्रिया लाकर। तो मेनका गांधी केस में विधि की उचित प्रक्रिया को पेश किया। कौन पेश किया? सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसे कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो उचित हो, निष्पक्ष हो और न्यायपूर्ण हो द्वारा संरक्षित किया जाएगा। तो ये बात कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष या न्यायपूर्ण हो। समझ रहे हैं? अगर कानून द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है वो उचित हो, भले ही उचित हो, निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो, मगर उसको कानून द्वारा उसे वंचित नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितना ही बढ़िया से आप संसदीय कार्यवाही से कितने भी अच्छे से आपने कानून बना लिया है, मगर उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को किसी कानून से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जीवन या प्राण का अधिकार जो है मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। केवल किसी तरह से गटर में जीने का अधिकार नहीं, प्रदूषित वायु में जीने का अधिकार तक सीमित नहीं है, कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है जीवन या प्राण का अधिकार। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि सर्वाधिक व्यापक आयाम है इसके, और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। जो व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ कपड़ा पहनने का अधिकार, ये सब बहुत सारे अधिकार इसमें आ जाएंगे जो अनगिनत अधिकार हैं। तो यही जो है व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 को व्यापक व्याख्या करता है। यह अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता है ये सर्वाधिक व्यापक कर देता है 21 को। ठीक है, तो अगला जो केस आया था KS पुट्टास्वामी केस 2017 में आया था। तो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो पुट्टास्वामी केस जो है निजता के अधिकार को बताता है, निजता का अधिकार, निजता जो होगा, निजता होगा ऐसे यार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पूछता है किस में आया। तो पुट्टास्वामी केस 2017 में, जो कि सभी प्राकृतिक व्यक्तियों में निहित है और उसके अधिकार केवल राज्य की कार्रवाइयों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, बशर्ते वह 3 कसौटियों में से प्रत्येक पर खरा उतरे। इसमें पुट्टास्वामी केस में यह माना गया कि निजता एक नैसर्गिक अधिकार है जो सभी प्राकृतिक व्यक्तियों में निहित है, और यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाइयों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, बशर्ते यह 3 कसौटियों में से प्रत्येक पर खरा उतरे। पहला है, ऐसी राज्य सरकार की कार्रवाई के लिए विधायी आदेश होना चाहिए, यह राज्य के वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए, यह अनुपातिक होना चाहिए। तो ये कहा गया।
ठीक है। उसी के बाद हादिया केस आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, हादिया केस। तो के पुट्टा स्वामी केस के बाद हादिया केस आया 2017 में ही आया था। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। तो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है। ठीक है, शादी करने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। शादी करने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है आपका, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये पूछा था 2019 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, शादी करने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, और अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार फंडामेंटल अधिकार है। अब देखिए शुरू होता है कि व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है उसमें कितने जो अधिकार हैं वो सम्मिलित हैं। तो उसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्टों ने 38 अधिकार को, 38 तरह की चीज़ों को इसमें दिया है कि किस तरह से आपको जीना है। तो जीवन के अधिकार में अभी तक जो फिलहाल में 38 ही है ना, कि आगे भी है 38 ही है, 38 टाइप का मतलब कि छूट दी गई है, या छूट नहीं कह सकते इसको, अधिकार दिए गए हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार पढ़ देते हैं। तो पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन के जीने का अधिकार। तो AK गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बस आपको जीवन जीने का अधिकार है, मगर मेनका गांधी केस में कहा कि जीवन जीने का अधिकार नहीं, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषित रहित जल, वायु, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। आजीविका का अधिकार मतलब कमाने का अधिकार, आपको खाने के लिए कमाने का अधिकार भी जो है फंडामेंटल राइट है। निजता का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। आश्रय का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार, आश्रय ढूंढने या किसी कहीं छत के नीचे रहने का अधिकार जो है वो भी फंडामेंटल राइट है। स्वास्थ्य का अधिकार मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य रहने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार 39 क में बताया गया है, और इसको नालसा के तहत निःशुल्क और कानूनी सहायता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। एकांत कारावास भी अगर मिले तो एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है। एकांत में आपको कारावासित नहीं किया जा सकता, एकांत में भेज के आपको कारावास में बंद नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो लोगों के बीच में, जहाँ 10 लोग, 15, 20 लोग हैं, वहाँ पे आप कारावास के लिए अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई का अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। आप चाहें तो, अगर हथकड़ी कोई लगाता है तो आप चाहें कि हथकड़ी मत लगाइए, मैं चलता हूँ, तो आपके हथकड़ी नहीं लगाएगा। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है। कोई आपको उल्टा सीधा खाने के लिए कहता है, तरह तरह की चीज़ें हैं जो अमानवीय व्यवहार हो, कोई भी अमानवीय व्यवहार हो, उसके विरुद्ध अधिकार है। विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार है। अगर फांसी विलंबित हो रही है तो उसके विरुद्ध भी आपके अधिकार है। विदेश में यात्रा करने का अधिकार है, कई बार पूछा है इसको। विदेश में यात्रा करने का अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं है, आर्टिकल 21 में है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है। हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सीय सहायता का आपको अधिकार है फंडामेंटल। सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सा उपचार पाने का भी अधिकार है। किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का भी आपका अधिकार, कोई आपको राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है आपको। कैदी जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करने का अधिकार है आपको। कैदी जीवन में जो भी आपकी दैनिक आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्त करने का आपको मौलिक अधिकार है। महिलाओं के साथ शिष्टता सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का जो अधिकार है ये भी फंडामेंटल है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, आपको सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दी जा सकती। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार है। ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार फंडामेंटल राइट है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट है। प्रतिष्ठा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। दोषी सिद्धि के फैसले में
फैसले के विरोध में अपील करने का अधिकार। अपील करने का अधिकार है, जैसे आपको दोषी सिद्ध कर दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये आपका फंडामेंटल राइट है। दोषी सिद्ध के फैसले के विरुद्ध अपील करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। पारिवारिक पेंशन का अधिकार फंडामेंटल राइट है। 29 है सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का जो अधिकार है ये भी फंडामेंटल है। बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ती है उसके डालने के विरुद्ध आपका अधिकार है। उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में आता है, सोने का अधिकार, शयन का अधिकार। अगला ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। सतत विकास का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। अवसर का अधिकार भी फंडामेंटल है। उचित अंत्येष्टि दाह संस्कार का अधिकार भी आपका फंडामेंटल अधिकार है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। और सम्मानपूर्वक मरने का जो अधिकार है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको पैसिव एथनेसिया और एक्टिव एथनेसिया में डिफाइन किया जाता है। एथनेसिया जो होता है, तो सम्मानपूर्वक मरने का जो अधिकार है ये भी फंडामेंटल राइट है। इसमें पैसिव एथनेसिया शामिल है, एक्टिव एथनेसिया नहीं, पैसिव एथनेसिया। ठीक है, तो 38 नंबर का ये है। एक्टिव पैसिव एथनेसिया किसी दूसरे लेक्चर में बता देंगे, इसमें बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अधिकार 38 टाइप के जो दिए गए हैं, काफ़ी बड़ा है आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये पूरे थे। ठीक है, आर्टिकल 21 का एक और भाग है, 21 का एक और भाग है 21 का, उसको भी देख लेते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 21 का जो है, 21 क हो या कैपिटल में ए हो, कहीं भी अनुच्छेद में संविधान पढ़ते समय आपको कैपिटल अक्षर जो भी दिखे, ए बी सी कुछ भी दिखे, तो उसको समझ लीजिएगा कि ये जो है संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया है। जो कैपिटल ए में कोई भी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल लेटर में कोई भी शब्द अगर जुड़ा है संविधान में, तो समझ लीजिए वो संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, उसको या जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 को कहता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन याद रखिएगा 2002 में हुआ था ये, और ये राइट टू एजुकेशन के दिशा में कार्य करता है। तो इसमें कहा गया कि राज्य जो है, जो देश है या राज्य है, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जो राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। तो ये संविधान में मौलिक अधिकार में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, कि जो अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। ठीक है, सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जो राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। तो कानून बना के जिस रीति का बनाए उसको बना के जो राज्य में 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च अथवा व्यावसायिक शिक्षा को नहीं। तो शिक्षा का अधिकार केवल प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ही मूल अधिकार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। उच्च और अनिवार्य उच्च एंड व्यावसायिक शिक्षा जो है, इसका जो अधिकार है फंडामेंटल राइट नहीं है, बस केवल पहला वाला अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा, यही फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 21 क के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटीआई एक्ट 2009 अधिनियमित किया। तो आरटीआई एक्ट जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था, तो जो अनुच्छेद 21 के अनुसरण के लिए, 21 को बनाने के लिए ही 2009 में आरटीआई एक्ट लाया था। ठीक है, तो उन्नी कृष्णन मामले 1993 में, उन्नी कृष्णन नाम है इनका, उन्नी कृष्णन मामला 1993 में उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कभी यूपीएससी पूछ सकता है, याद रखिएगा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता दी थी? तो उन्नी कृष्णन मामले में ऐसा किया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के बारे में समझ लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था कि सभी के लिए शिक्षा को नागरिक अधिकारों
के अध्याय में दूसरी क्रांति का शुरुआत माना जाता है इसको। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किए गए अन्य परिवर्तन में क्या कहते हैं, तो भाग 4 में अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो भाग 4 के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करवाया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद परिवर्तन क्या क्या है, तो राज्य बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक या वात्सल्य की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद परिवर्तन हुआ 45वें में कि जो वात्सल्य शिक्षा है या 0 से लेकर या 1 से लेकर 6 वर्ष के आयु पूरी होने तक प्रारंभिक वात्सल्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा ऐसा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही अनुच्छेद 45 में यह बात जोड़ी गई कि राज्य जो है 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक वात्सल्य शिक्षा में देखभाल मतलब पोषण वोषण की व्यवस्था करेगा और शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, याद रखिएगा 45 में जो है ये 0 से 14 से 6 से 14 नहीं है, ये है मतलब बच्चा जब पैदा हुआ तब से 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक उसे वात्सल्य शिक्षा और देखभाल का या पोषण के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये बात बोला गया इसमें, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 51 में क्या परिवर्तन हुआ, तो अनुच्छेद 51 क में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, तो याद रखिएगा 21 क में 6 वर्ष से 14 वर्ष की बात करता है और 51 क में 6 वर्ष से 14 वर्ष की बात करता है। कभी भी आपको डीपीएसपी में पूछ ले कि 45 में क्या है, तो आप 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को बताएंगे वात्सल्य शिक्षा के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा वात्सल्य शिक्षा के बारे में इसको बताना पड़ेगा आपको। 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको वात्सल्य शिक्षा और पोषण का जो सरकार जो है निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, ये डीपीएसपी में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 क में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अथवा बाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें वो लोग। ठीक है, तो पूरा ये 21 क था, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेगा, यूपीएससी वाले लोग ये याद रखेंगे कि उन्नी कृष्णन मामला 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता दी थी। ठीक है, कभी पूछ सकता है अगर डिटेल में, अगर कुछ डीप में क्वेश्चन बनाएगा तो। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 जो है समाप्त हुआ। तो आर्टिकल 21 में इतना प्रावधान किया गया है। अब इससे बाहर थोड़ा मुश्किल है पूछना, अगर पूछता है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़े होंगे तो तर्क लगा के इधर उधर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो